हाय दोस्तों, मैं आपका धीरज सर। आज लेके आया हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर 7। यार थोड़ा सा लेट हो गया, 2 दिन लेट हो गया। इसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पाया। ओके, अब ऐसा नहीं होगा। आज का लेक्चर जो होगा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। कल से हम मोस्ट प्रोबेबली शुरू कर देंगे, रेडियो एक्टिविटी हम शुरू कर देंगे। ओके, अब हम बात करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम मास डिफेक्ट, जिसको हिंदी होता है, मास का क्या होता है द्रव्यमान, डिफेक्ट मतलब क्षति, द्रव्यमान क्षति पढ़ने वाले हैं, या मास डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं, या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, जिसका हिंदी होता है नाभिकीय बंधन ऊर्जा पढ़ने वाले हैं। ये दोनों जब हमको समझ में कैसे आएगा, ये दोनों टर्म, ये जो है मास डिफेक्ट या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, जब हम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। न्यूक्लियस का जब हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे, न्यूक्लियस फॉर्मेशन का मतलब होता है कैसे किसी नाभि का निर्माण होता है, कैसे किसी न्यूक्लियस का निर्माण होता है। न्यूक्लियस का निर्माण की जब हम विषय बात करेंगे, न्यूक्लियस फॉर्मेशन, तब जाके आपको समझ में आएगा मास डिफेक्ट न्यूक्लियर बाइंडिंग। केवल मैं डेफिनेशन बोल दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये दोनों का डेफिनेशन मैं केवल कह दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और फटाफट हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, थोड़ी बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। हम कुछ जानते हैं जो पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ। आपको पता है, थोड़ा सा बताओ सारे, ये अगर न्यूक्लियस है, ये क्या आपका है? न्यूक्लियस। फटाफट देखना सारे, बोलो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या रहता है आपके नॉलेज के हिसाब से? प्रोटॉन्स प्लस क्या रहता है बाबू? न्यूट्रॉन्स। क्या रहते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अच्छा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, एक बात बताओ, प्रोटॉन का संख्या क्या बताता है? ये बताओ, कौन बताता है? नंबर ऑफ, ये कौन बताता है? एटॉमिक नंबर। कौन बताता है आपका? एटॉमिक नंबर। वेरी गुड, एटॉमिक नंबर सारे बोलो। ये क्या बताता है? प्रोटॉन्स का नंबर। ये क्या बताता है आपका? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पता है ना सबको भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है। ओके, और इन दोनों का संख्या, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का संख्या, देखो ध्यान से, प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन पर, ये कौन बताता है? कौन बताता है बोलो भाई? ये बताता है मास नंबर। कौन बताता है आपका? मास नंबर, जिसको हम ए से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? कैपिटल ए से लिखते हैं बाबू। कैसे लिखते हैं? कैपिटल ए से। ये क्या बताता है आपका? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। केवल न्यूट्रॉन कौन बताता है? ए माइनस जेड, क्योंकि इसमें से प्रोटॉन का संख्या निकालोगे तो न्यूट्रॉन का नहीं बच जाएगा, तो ए में से इसको घटा लोगे। और पिछले क्लास में भी बता चुका हूं, केवल न्यूट्रॉन का संख्या, नंबर ऑफ, अगर हम बात करें न्यूट्रॉन, तो केवल कौन बताता है? ए माइनस जेड। ऑलरेडी पता है आपको। और इन दोनों को एक नाम से जानते हैं, उस नाम को हम क्या बोलते हैं? बताओ सारे, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? जो पार्टिकल्स नाभि में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गया? केवल प्रोटॉन्स का नंबर जानना है तो एटॉमिक नंबर पता कर लो। अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर जानना है तो मास नंबर पता कर लो। केवल न्यूट्रॉन्स का नंबर जानना है तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दो, ए माइनस जेड कर दो, केवल न्यूट्रॉन का संख्या आ गया। यहां तक आ गया होगा, ये बेसिक था आपका। फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। देखो यार सारे, देखो बस, अब हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं मास इफेक्ट और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। आपको ये मास इफेक्ट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कैसे समझ में आएगा? सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस का। जैसे हम फॉर्मेशन बताएंगे आपको तो समझ में आ जाएगा ऑलरेडी। देखो एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एक न्यूक्लियस लेता हूँ, मान लो मैं एक न्यूक्लियस लेता हूँ। उस न्यूक्लियस में 5 न्यूक्लियॉन्स हैं। कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 5 है। 5 न्यूक्लियॉन्स है। मैं आपको बोल रहा हूँ 5 न्यूक्लियॉन्स है। 5 न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या हो सकते हैं? देखो सारे, मैंने बोल दिया 3 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बोल दिया। मैं आपको समझाने के लिए मैंने बोल दिया, इसमें बोल दिया 3 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ऐसे बोल दिया। अब कम ही ले रहा हूँ, ज्यादा न्यूक्लियस लोगूंगा तो ज्यादा घचपच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो मैं 3 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स का एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो आप देखो, 3 प्रोटॉन मैंने बोल दिया, एक प्रोटॉन यहाँ है, एक प्रोटॉन यहाँ है, दो, एक न्यूट्रॉन यहाँ है, एक न्यूट्रॉन यहाँ है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, समझना इस चीज को। थोड़ा सा और छोटा बना दूं तो अच्छा रहे लगेगा, क्योंकि ये लो, ये, हाँ, मान लो 5 वाले, 5 का हमने कंसिडर करके बता दिया। ध्यान से देखना, अभी ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है, एक तरह का। ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है। समझ में आ गया? एक न्यूक्लियस हमने बताया। बस हमने एग्जांपल के तौर पे एक छोटा न्यूक्लियस लेके मैं समझा रहा हूँ
ये न्यूक्लियस है आपका जिसमें 3 प्रोटॉन है, 2 क्या है, न्यूट्रॉन है। ऐसे तो बड़ा न्यूक्लियस भी ले सकते हैं 50, जैसे आपको पता है एटॉमिक मास नंबर पता है, उसे आप कैलकुलेट कर लेते हो कितना न्यूट्रॉन है कितना प्रोटॉन है। तो मतलब मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, बस एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई एक न्यूक्लियस ले लिया समझाने के लिए आपको, बस ले लिया कैसे निर्माण होता है। मान लो एक हमने न्यूक्लियस लिया जिसमें माना है 3 प्रोटॉन होता है, दो क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन होता है। ओके, अब देखो ध्यान से समझना, ये बेसिकली जब न्यूक्लियस में होता क्या है, ये बहुत ही न्यूक्लियस में ये सारे के सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एक दूसरे से एक फोर्स से क्या होते हैं, एक फोर्स से बंधे होते हैं, एक फोर्स से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। और ये फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग रहा होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रहा होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग रहा होता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा होता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग रहा होता है। सब आपस में एक दूसरे को क्या लगा रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं। और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं बाबू, न्यूक्लियर फोर्स। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, समझना, इस फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जिसको नाभिकीय बल बोलते हैं। तो इस एक्चुअली होता क्या है, न्यूक्लियस में जब न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में जब कोई भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो जब न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक फोर्स लग रहा होता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और उस फोर्स के कारण ये क्या होते हैं, बंधे होते हैं, इकट्ठा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। और इसी कारण से जो न्यूक्लियस होता है स्टेबल होता है, अस्थायी होता है। इसी कारण से न्यूक्लियस क्या होता है आपका, स्टेबल होता है, जिसको स्थिर बोलो, स्थिर रहता है। बात समझ में आ गया। अब इसका निर्माण कैसे होता है वो समझना। मान लो जब न्यूक्लियस नहीं बना होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस नहीं बना होगा, मैं इसको समझ में आ गया ये चीज कि एक फोर्स से ये क्या होते हैं, बंधे होते हैं। सारे न्यूक्लियॉन्स अंदर एक फोर्स से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। 5 न्यूक्लियॉन्स से लेके मैं समझा रहा हूँ आपको, 5 न्यूक्लियॉन्स को लेके मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और 5 न्यूक्लियॉन्स नहीं समझा रहा हूँ, ज्यादा बड़ा न्यूक्लियॉन्स नहीं ले रहा हूँ, तब 5 ही न्यूक्लियॉन्स लेके मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। मान लो 3 प्रोटॉन है कहीं और 2 न्यूट्रॉन है। देखो अब मान लो आपको पता है ये न्यूक्लियस जब ऑलरेडी ये अगर ये न्यूक्लियस है तो इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। उस कारण से ये क्या होते हैं, बंधे होते हैं, इस कारण से ये क्या होते हैं, ज्यादा स्थिर होते हैं। बट जब ये न्यूक्लियस बना नहीं होगा, तो न्यूक्लियस बना नहीं होगा तो क्या होगा, सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, एकदम बिखरे पड़े होंगे, मुक्त अवस्था में होंगे, फ्री होंगे। सारे कहाँ होंगे, फ्री होंगे। कोई इधर घूम रहा होगा, कोई इधर घूम रहा, 5 ही है ना, तो 5 ही बना रहा होगा। कोई इधर घूम रहा होगा, कोई इधर घूम रहा होगा, कोई इधर घूम रहा होगा, कोई इधर घूम, कोई इधर घूम रहा होगा। तो जब ऐसे चल रहा होगा प्रोसेस, ऐसे होगा, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, एकदम मुक्त अवस्था में होगा, सारे ऐसे घूम रहे होंगे। थोड़ा जगह रहेगा तो उसमें कुछ लिख भी सकता हूं मैं, ठीक है। ऐसे होगा, मान लो ये प्रोटॉन है, यहाँ भी प्रोटॉन है, यहाँ भी प्रोटॉन है, यहाँ भी न्यूट्रॉन है, यहाँ भी न्यूट्रॉन है, ठीक है। ऐसा सिचुएशन होगा, क्योंकि सारे क्या होंगे, मुक्त अवस्था में। अभी दिख रहा है जगह कम, मतलब बहुत, ये एकदम मुक्त अवस्था में होंगे। बोर्ड पर बताने के लिए हम इनके बीच में बता रहे हैं, ये दोनों बोर्ड पर दिख रहे हैं करीब लगेंगे, ऐसा नहीं होगा, एकदम ये क्या होंगे, मुक्त अवस्था में होंगे, फ्री होंगे। तो जब ये न्यूक्लियस बना होगा तो कैसे बना होगा, ये सारे कोशिश कर रहे होंगे, करीब आने की कोशिश कर रहे होंगे, सारे क्या हो रहे हैं, करीब आने की कोशिश कर रहे होंगे, सारे करीब आने की कोशिश कर रहे होंगे, आ रहे होंगे ना। अब क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, ये क्या हो रहा है, जब प्रोसेस होता है न्यूक्लियस के बनने का, जब प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, सारे एक जगह इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे, और इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे ताकि इनके बीच में जैसे न्यूक्लियर फोर्स आए और एक न्यूक्लियर फोर्स में ये बंधे कि क्या बना दे, न्यूक्लियस बना दे। होता क्या है, जब ये एक दूसरे के करीब आने की प्रयास में होते हैं और न्यूक्लियस बनाने के प्रयास में होते हैं, तो क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलता है। क्या निकलता है, एनर्जी बाहर निकलता है। इस प्रोसेस में क्या निकलता है, एनर्जी बाहर निकलता है। जब सारे न्यूक्लियंस करीब आने की प्रयास में होते हैं और न्यूक्लियस बनाने के प्रयास में होते हैं, तो इस प्रोसेस, इसी समय, जिस समय ये प्रोसेस चल रहा होता है, ये घटना घट रही होती है, उसी समय एनर्जी बाहर निकलता है। उसी समय क्या निकलता है बाहर, एनर्जी निकलता है। और इसी समय क्या निकलता है बाहर, एनर्जी निकलता है। अब बात आती है ये एनर्जी निकलता कहाँ से, ये एनर्जी आता कहाँ से। ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये एनर्जी आता कहाँ से है। तो यार एक बात बताओ मेरे को, क्या पिछले क्लास में याद करो, थोड़ा सा याद करो, मैंने 2 इक्वेशन बताया था आइंस्टीन का। ई इक्वल टू, इसलिए मैंने बोला जगह रहने दो, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और दूसरा जो बताया था मैंने इक्वेशन आपको बताया था, सबसे पहले जो बताया था, एम इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर।
इसका मतलब क्या था, ऊपर वाले का मतलब क्या था। देखो दोनों इक्वेशन का दोनों अलग अलग मीनिंग है। देखो इसका इक्वेशन का मतलब ये था, E/c का पता है प्रकाश का चाल होता है। इसका मतलब ये था, याद करो स्टेटमेंट देखना, कि अगर E एनर्जी है और उसको मास में परिवर्तन करना है तो कितना मास में हो जाएगा, E/c का स्क्वायर कर दो, c के स्क्वायर से भागा कर दो। c मतलब कहते हैं प्रकाश का चाल 3 गुने 10⁸ होता है आपका। तो इससे भाग कर दोगे, जितना एनर्जी आपने दिया उस किससे भाग करना है, c² से, मतलब ठीक है। तो इतना आपका मास में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो m मास है, अगर वो उसको ऊर्जा में परिवर्तन करना है, ऊर्जा में कन्वर्ट करना है, इसमें इसको एनर्जी में मास में कन्वर्ट करना था, एनर्जी को अगर मास में कन्वर्ट करना था तो एनर्जी को c² से भागा करेंगे। लेकिन मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो मास को मल्टीप्लाई करेंगे c² से। बात समझ में आ गया। मास को मल्टीप्लाई करेंगे c² तब एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एनर्जी को जब c² से डिवाइड करेंगे तो वो मास में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रोसेस में कोई बाहर से एनर्जी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से देखना। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, न्यूक्लियस बनने की प्रोसेस चल रहा होता है, तो इस दौरान एनर्जी बाहर निकलता है। एनर्जी बाहर निकलता है, वो एनर्जी आता कहाँ से है, तो एनर्जी एक्चुअली होता क्या है, कुछ इसका जो मास होता है, कुछ इन पांचों का, देखो अभी तो 5 ही है तो हम 5 बोलेंगे, इन पांचों का जो टोटल मास होता है उसका मास हम क्या करेंगे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात बोलते हैं इन पांचों का मास अगर निकालना है, तो अगर हमने क्या कह दिया, अगर इस पांचों का मास निकालना है तो जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन 3 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन का अगर 1 यूनिट मान लो तो कितना हो जाएगा, अगर एक मान लो इकाई यूनिट मान लो तो 1 1 2 1 3 हो जाएगा। इसका 1.5 मान लो तो 1.5 क्या हो जाए 3। अगर मैं बोलूँ मास ऑफ प्रोटॉन, मैं बोलता हूँ मान लो एग्जाम्पल समझने 1 यूनिट, कितना यूनिट का मतलब मात्रक होता है, अच्छा 1 यूनिट। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर मैं बोलूँ 1.5 यूनिट, कितना बोल दिया मैं, 1.5 यूनिट। देखना समझना, आप ही लोग के समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ये एग्जाम्पल से। अगर देखो समझो, मास ऑफ प्रोटॉन 1 लिया है, कितना लिया 1 यूनिट, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना लिया 1.5 यूनिट। तो अगर मैं टोटल मास लिखोगे तो क्या लिखोगे, टोटल अगर मास लिखोगे तो कितना प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन रहता तो 1 यूनिट हो जाए 3, तो 3 गुने मास ऑफ प्रोटॉन प्लस कितना न्यूट्रॉन है, 2 गुने मास ऑफ न्यूट्रॉन। यार क्या इतना ही होगा ना, आपको खुद समझ में आ गया कैसे किया। देखो अगर 3 प्रोटॉन है तो क्या हो जाएगा, 3 प्रोटॉन है तो इससे 3 गुना मास हो जाएगा। अगर 2 न्यूट्रॉन है तो इससे क्या हो जाएगा, 2 गुना मास हो जाएगा। तो निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 1 प्लस 2 गुने 1.5 होगा कि नहीं होगा, 2 गुने 1.5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, दिखाई दे रहा है भाई सबको। तो कितना हो जाएगा बात करो। तो अगर यहाँ मास कैलकुलेट करें तो अगर हम यहाँ बोलते हैं मास m1 कितना होगा, m1 की अगर हम बात करें, m1 की अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 2.5 दूना 3, 3 3 क्या होगा 6 यूनिट। कितना हो जाएगा मास यहाँ पे 6 यूनिट। आपको समझ में आ गया। यहाँ टोटल कितना मास है 6 यूनिट का। बस आप देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है वो देखो, यहाँ पे कितना है राशि कितना, बस 6 है। यहाँ बस देखो 6 यूनिट है, यूनिट छोड़ो कितना है। अगर केवल हम यहाँ डिजिट देखो, संख्या देखें तो कितना 6 है। अगर यहाँ देखो तो अगर मान लो, ध्यान से आप खुद बताओ कि अगर ये प्रोसेस जब ये न्यूक्लियस बन रहा है, तो अगर न्यूक्लियस बन रहा है तो इस ये प्रोसेस में कुछ एनर्जी बाहर निकलता है कि निकलता है, निकलता है। तो जब एनर्जी बाहर निकलेगा तो अब जो आप इसका मास जब कैलकुलेट कीजिएगा, अब तो एनर्जी बाहर नहीं, प्रोसेस चल रहा है, जैसे ये न्यूक्लियस बनाने की प्रयास कर रहा है तो एनर्जी कहाँ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। वो एनर्जी कहाँ रहा है, क्योंकि इसमें से कुछ है, इसका जो कुछ हमने टोटल निकाल लिया, इसका कुछ मास क्या होता है, इसमें एनर्जी के रूप में परिवर्तन हो जाता है, कुछ मास। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलता हूँ कुछ मास, अगर मैं बोलता हूँ इसका कुछ मास 0.3 अगर बोल देता हूँ, दशम मास बराबर, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ इसका कुछ मास, जैसे अगर डेल्टा एम की मान बता दूं, डेल्टा एम की मान, डेल्टा एम का मतलब कुछ मास, डेल्टा एम मतलब कुछ मास। अगर मैं बोलूं 0.3 की अगर हम बात करते हैं, 0.3 बाहर निकल रहा है, 0.3 यूनिट क्या है में परिवर्तन हो जा रहा है, ऊर्जा में परिवर्तन हो जा रहा है। क्या में परिवर्तन हो जा रहा है, ऊर्जा में परिवर्तन हो जा रहा है। अगर 0.3 यूनिट इसका ऊर्जा में परिवर्तन हो जा रहा है, तो अब आप जब न्यूक्लियस का मास निकालोगे तो आपको पता है न्यूक्लियस का मास, तब अकेले अकेले प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तो निकाल के तो जोख नहीं पाओगे जोख नहीं पाओगे। तो आप अब ये क्या हो गया, एक सिंगल बन गया कि नहीं बन गया, सिंगल यूनिट बन गया। तो जब आप इसका मास कैलकुलेट करोगे, अब इसका तो 6 यूनिट तो एनर्जी, इसका तो कितना यूनिट 0.3 यूनिट एनर्जी में चला गया, मास एनर्जी में बदल गया।
तो अब बचा कितना, अब बचा कितना, इससे घटा दो इसमें से, तो कितना बच जाएगा। अब इसका मास जो बोलोगे, मैं कैपिटल है, अगर मैं इसको m1 इसको m2 बोला हूँ, तो इसका m2 अगर निकालोगे तो कहोगे सर अब ये 6 यूनिट था, 6 में से कुछ एनर्जी में परिवर्तन हो गया, तो अब इससे क्या होगा, कुछ कम होगा। तो देख लो, अगर मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाया, अगर ये 0.3 यूनिट बाहर निकल गया तो इससे घटा दो, कितना बचा है। अब ये कितना बचा है बोलो भाई सारे, 5.7। कहोगे सर 5.7 यूनिट क्या होगा इसका अब बचा हुआ मास होगा। देखो कैसे किया, ध्यान से समझना। आपको पता है प्रोसेस में जब न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। एनर्जी जब बाहर निकलता है तो एनर्जी आता कहाँ से, तो इसका कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब इसका टोटल मास निकाल लिया 6 यूनिट, जब कुछ मास एनर्जी में बदल कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब जो न्यूक्लियस बनेगा तो उतना तो मास होगा नहीं, देखो उतना तो मास होगा नहीं, क्योंकि इसका मास कुछ काय में बदल गया, एनर्जी में। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया, इसका कुछ मास जैसे 0.3 एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तब कितना बच गया, 5.7 यूनिट बचेगा। तो बस यही ध्यान रखना है, जब जिस न्यूक्लियन से, अब इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर एक साथ एक नाम से बोला जाए, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन से। जितने भी न्यूक्लियन से न्यूक्लियस बनता है, तो न्यूक्लियंस का अगर मास हम पहले एक एक करके अगर मास टोटल हम निकाल ले, वो टोटल मास, अब बाद में न्यूक्लियस बनने के बाद उसका मास, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस का मास क्या होता है, कम होता है। न्यूक्लियस का मास क्या होता है, कम होता है। लेकिन पहले का वाला मास, सारे न्यूक्लियस का मास जोड़ने पर क्या होता है, उसका ज्यादा होता है। और जब मास कम होगा, इसका मास कम मतलब, मास कम मतलब इसके पास एनर्जी कम, इसके पास मास ज्यादा मतलब इसके पास एनर्जी ज्यादा। और जिसके पास एनर्जी कम होता है वो ज्यादा स्थायी होता है, याद रखना। और जिसके पास एनर्जी कम होता है वो ज्यादा स्थायी होता है, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होता है वो कम अस्थाई होता है। ये ज्यादा अस्थाई होगा, ये क्या होगा, कम अस्थाई। अब फटाफट हम मास डिफेक्ट लिख लेते हैं। देखो मास डिफेक्ट, ये जो डेल्टा एम निकाला, ये डेल्टा एम आपको समझ में आ गया। ये डेल्टा एम कैसे निकला, आपने क्या किया, जो पहले वाला मास है m1 माइनस क्या कर दिया, m2 कर दिया। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कैसे निकाला। डेल्टा एम हम कैसे निकाले बाबू, डेल्टा एम का मतलब क्या, वो अंतर, जो पहले वाला मास है और बाद में जो न्यूक्लियस का मास है उसका अंतर निकाल दिया, और वो क्या बन गया, डेल्टा एम। क्योंकि वही अंतर बाहर एनर्जी के रूप में निकल जाता है ना, और ये परिवर्तन हो जाएगा, कितना एनर्जी के में परिवर्तन हो जाएगा, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, mc एनर्जी। जब मास एनर्जी में परिवर्तन होता है, मास एनर्जी में, तो m में मल्टीप्लाई कर देना है c स्क्वायर से। तो कितना m है आपके पास, हमने बोल दिया डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। और डेल्टा एम यहाँ पे कितना है, 0.3। तो वो तो एग्जाम्पल के लिए समझाया है, लेकिन अब जितना आएगा डेल्टा एम का वैल्यू उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस एनर्जी को हम बोलते हैं बाबू बाइंडिंग एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। आपको आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा, ये मैंने क्या किया। और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। अब समझ में आ गया भाई मेरे, बाइंडिंग एनर्जी भी समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। अब बस हम डेफिनेशन समझा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, मास डिफेक्ट समझ में आ गया, बाइंडिंग एनर्जी समझ में आ गया। वहीं जो मास, जो क्या होता है, कुछ मास, कुछ न्यूक्लियंस का मास कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और वो जो मास कुछ क्या होता है, जो मास में कमी आ जाता है, जैसे न्यूक्लियंस का मास, पहले वाला मास जो था, सारे न्यूक्लियंस का पहले वाला मास, अब बाद में न्यूक्लियस का मास, उनके बीच का जो अंतर आता है वो क्या बन जाता है, आपका मास डिफेक्ट बन जाता है, जिसको हम द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। अंतर समझ में आ गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, जल्दी इसको कॉपी कर लो, मैं हट जाता हूँ, जल्दी रोक के कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया सबने भाई। ये देखो मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाया है, ये लेके इसको आपको ऐसे, ये एग्जांपल के तौर पे एक समझ लो। अब उसके बाद हम डेफिनेशन बताते हैं। फटाफट फटाफट जल्दी कॉपी करो। कॉपी कर लिया होगा, मिटा रहा हूँ भाई साहब, मिटा रहा हूँ। देखो यार, अब फटाफट डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैंने मिटा दिया, स्पेस कम था। अब मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन लिखना है। फटाफट मैं लिखना शुरू करता हूँ, सारे सारे लिखो। देखो लिखो फटाफट, एट द टाइम। देखो भैया, यहाँ तक आपने देखा होगा, बस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और मास इफेक्ट मैंने ओरली समझाया था, मौखिक रूप से। अब मैंने इसको लिख भी दिया। आप फटाफट इसको पहले तो लिख के कॉपी कर, मैंने आप इसको रोक के कॉपी कर लो। कॉपी करो, उसके बाद आप खुद पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। वैसे सारे रुको, 1 मिनट रुक जाओ, उसके बाद कॉपी करना देख लो, सारे समझ लो। देखो सारे यहाँ पे देखो फटाफट, एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मेशन, न्यूक्लियस के निर्माण के समय,
बाय द न्यूक्लियंस। किससे बने होते हैं आपको पता है? न्यूक्लियन से जब न्यूक्लियन से बने होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस बनता है, आपको पता ही है। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी निकलता है टू गेन द मोर स्टेबिलिटी, जिससे वो ज्यादा स्थिर रह सके। कौन? नया न्यूक्लियस ज्यादा स्थिर रह सके। बताया तो अभी, जितना कम एनर्जी रहेगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा? अस्थायी रहेगा। तो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के समय तो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के समय क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी बाहर निकलता है ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो सके। एंड दिस एनर्जी यह एनर्जी इज रिलीज, यह निकलता है एट द कॉस्ट ऑफ मास। किसके कारण निकलता है? एनर्जी किस कारण निकलता है? द्रव्यमान के कारण निकलता है, क्योंकि द्रव्यमान ही क्या में परिवर्तन होता है? ऊर्जा में परिवर्तन होता है। दिस लॉस ऑफ मास इन न्यूक्लियंस, और वो लॉस किसमें? न्यूक्लियंस के मास में होता है। पता है ना आपको, पहले बताया था न्यूक्लियन का मास देखा था हमने, कुछ 6 यूनिट लिया था और उसके मास में कमी आया था, तभी तो न्यूक्लियस बना था। तो वो जो लॉस होता है न्यूक्लियन का मास में, उसी को हम क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट बोलते हैं। जो लॉस आया था 0.3 का लॉस लिया था हमने, उसको क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट बोलते हैं। एंड द एनर्जी रिलीज, और वो जो एनर्जी रिलीज होता है मास डिफेक्ट जब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। उसी को मैंने हिंदी में लिख दिया, फटाफट लिख लो। नाभिक के निर्माण के समय ऊर्जा उत्सर्जित होती है ताकि नाभिक में स्थिरता हो। यह ऊर्जा द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होने के कारण आता है। इस कारण न्यूक्लियंस के द्रव्यमान में कुछ कमी आती है, जिसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं, और उत्सर्जित ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। फटाफट कॉपी करो सारे, जल्दी अब कॉपी करो सबने। भाई लिख लिया होगा सबने, जब मिटा रहा हूँ भाई लिख लिया होगा। मैं मिटा रहा हूँ भाई, अब देखो सारे मैं मिटा रहा हूँ यार। अब हम बात करते हैं, एक फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे पीछे अभी हमने एग्जांपल के तौर पे समझाया, एग्जांपल मान के समझाया कि इतना है इतना। अब एक फार्मूला बना लेते हैं उससे, ठीक है? मास डिफेक्ट का फार्मूला